काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो हमें अपने हौसले को कभी भी नहीं झुकने देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने हौसले को कभी भी हमें नहीं वो होना चाहिए, हौसले हमेशा बुलंद रखने चाहिए। कुछ लोग वो हो जाते हैं कि शर्म महसूस करते हैं ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज की लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम होगी, किसी को शुगर वाली बीमारी है, तो सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। ये हमें बाय बर्थ है, बचपन से हमें प्रॉब्लम है। मैं शायद उस टाइम 8 या 9 महीने की थी जब मेरे माता पिता को इस मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया था कि ये देख नहीं सकती। जो वो नसें हैं हमारी, वो बिल्कुल धीरे धीरे डैमेज होती जाती हैं। वो मरने लग जाती हैं, एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम उनको छेड़ेंगे तो शायद दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। छोटे होते थे हम तो अपने जो फ्रेंड्स हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स बनते थे, आस पड़ोस के बच्चे या अपनी कज़न सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सबके साथ खेलते थे हम, तो बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम तो हमें इस चीज़ को हमने कभी फील ही नहीं किया था। हाँ, 2014 की स्टार्टिंग में मैंने एग्ज़ाम दिया था SBI PO का। वो एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर पाई थी। उस टाइम ये था कि बस जॉब लग जाए, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है उनकी वजह से ना। कस्टमर भी बहुत सपोर्ट करते हैं जो काम करवाने आते हैं। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती भी है, सर अभी ऐसा कुछ खास मैंने सोचा नहीं है। बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा हुआ है, जो उसको सही लगेगा वही मंजूर होगा। सर हमारा तीनों का इलाज चला था करीबन PJ हॉस्पिटल से ही करीबन 8-10 साल हमारा ट्रीटमेंट चला था। मेरी जो मदर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वैसे तो हर पेरेंट्स जो है अपनी बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए सब करते हैं। मेरी माँ ने हमें घरों में जाके सफाइयाँ कर कर के, लोगों के बर्तन साफ कर कर के पढ़ाया है हमें। और मेरे फादर ने वो जो रिक्शा रेडी होती है, 3 पहिया रेडी, वो चला चला के हमें यहाँ तक पहुँचाया है आज। अब कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, तभी आप लाइफ में खुश रह पाएंगे। और हमेशा उस चीज़ को सोचो जो भगवान ने आपको दी है, जो ऊपर वाले ने आपको दी है। यूं तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। आज हम आपको मिलाएंगे आसमा और हलीमा नाम की 2 युवतियों से, जो दोनों सगी बहनें हैं और दोनों ही आंखों से देख नहीं पाती, लेकिन जिंदगी को उन्होंने बहुत ही हंसी खुशी से जिया है और बहुत सी और ऐसी ही लड़कियों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत हैं। आसमा जी, ये आपको दिक्कत कब से है? एक्चुअली ये हमारी जो प्रॉब्लम है, ये हमें बाय बर्थ है, बचपन से हमें प्रॉब्लम है। मैं शायद उस टाइम 8 या 9 महीने की थी जब मेरे माता पिता को इस मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया था कि ये देख नहीं सकती। और उसके बाद उन्होंने हमारा इलाज करवाना शुरू किया। जी। तो इलाज में सफलता नहीं मिली? नहीं, काफ़ी टाइम तक इलाज चलता रहा, करीब 8-10 साल तक। उसके बाद मेरे 2 बहन भाई और भी हुए, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो आपको पता ही है कि आगे से आगे डेट्स कि अभी नहीं, अगले मंथ आना, अगले मंथ आना। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन उन्होंने बोला कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकती। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है जो ऑप्टिक नर्व्स की है, जो हमारी इमेज को कैच करती है, जो हमारी बाहर से हमें एक तस्वीर बनाती है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। जो वो नसें हैं हमारी, वो बिल्कुल धीरे धीरे डैमेज होती जाती हैं। वो मरने लग जाती हैं, एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं। और उनका ट्रीटमेंट शायद इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि इनका जो कनेक्शन है वो सीधा हमारे दिमाग से है। अगर हम उनको छेड़ेंगे तो शायद दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। जी।
तो हलीमा जी, आप आसमा जी की छोटी बहन हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम कब से हुई कि दिखाई देना बंद हुआ वो? 4-5 साल तक दिखता था, जी। तो उसके बाद पहले मेरी एक आँख की रोशनी गई, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरी दूसरी आँख में मतलब मुझे ना चोट लगी थी एक्चुअली। जी। रात को नलके होते थे गाँव में, तो रात को मैं वहाँ पानी पी रही थी, मेरी आँख उस पे मतलब मेरा मुँह लगा उस पे, तो जहाँ पे आँख होती है, तो उसके मतलब एकदम रेडनेस आ गई मेरी आँखों में। जी। तब पर डॉक्टर्स ने ही बोला कि ये जो इसकी प्रॉब्लम है, इसकी इस आँख की भी साइट गई है, वो उस चोट की वजह से नहीं गई है, जो इसकी पहली वाली आँख में प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम की वजह से गई है। तो आप वही सेम प्रॉब्लम है, मुझे 4-5 साल तक दिखता था, मैंने सेकंड क्लास तक स्टडी भी की है, पर उसके बाद मेरी आई साइट जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी फिर चोट लगने के बाद। तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये प्रॉब्लम है जो आपके बाकी 2 ब्रदर सिस्टर को है, वही सेम प्रॉब्लम है, पर आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आपकी जो आई साइट है वो बहुत स्लोली गई है। जी। तो धीरे धीरे जाने के करके आपको अंदाज़ा नहीं हो उस चीज़ का कि आपकी आई साइट लॉस हो रही है। तो आपको पढ़ाई के दौरान आँखों में ज्योति नहीं होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई? सर एक्चुअली जिस स्कूल में हमने स्टडी की है, मैं बता देती हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड है एक 26 सेक्टर में, जी। वहाँ से हमने स्टडी की है। उसमें हमें ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ब्रेल लिपि से हम वो लिपि है जिसको हम टच करके पढ़ते हैं, छू के पढ़ते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऐसी, क्योंकि उसमें आंखों का सहारा नहीं लेना पड़ता, हाँ जी। तो उसमें हम हाथों से ही टच करके पढ़ते हैं, तो इसलिए स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जी। तो बाकी उसके बाद जो हायर स्टडी हुई हमारी, उसमें जो ब्रेल में बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तब हमने उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग्स वगैरह से पढ़ना स्टार्ट किया, या ऑनलाइन स्टडीज़ यूट्यूब वगैरह पे चैनल बने होते हैं, उसके थ्रू स्टडी करते थे। तो आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है जी। आर्ट्स में। जी। आसमा जी, जी सर। आपने कितनी पढ़ाई की है? सर मेरी मास्टर्स है पंजाबी लिटरेचर में। ग्रेजुएशन मेरी जो है 11 सेक्टर जीसीजी से है, जीसीजी सेक्टर 11 चंडीगढ़ से। और उसके बाद जो मास्टर्स है मेरी पंजाबी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आप शुरू से ही चंडीगढ़ में हैं कि पहले आप गांव में किसी में रहते थे? जी सर, हम लोग जब हमें पता चला कि हमारी जो प्रॉब्लम है क्योरेबल नहीं है, इलाज नहीं है इसका, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता है, उन्होंने हमें पहले लुधियाना स्कूल में डाला था, लेकिन वहाँ का हमें इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, ना हमारे पेरेंट्स को पसंद आया। तो वहाँ हम सिर्फ 1 हफ्ता लगा के आए। उसके बाद 2002 में हम यहाँ पे चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। 2002 से फिर हमारी जर्नी यहाँ तक चल रही है। लेकिन जो हम बिलोंग करते हैं, हम रहने वाले हैं जो, वो है हमारा एक गांव है छोटा सा, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में, पंजाब में, पुरखाली नाम है उसका ना, खेड़ी पुरखाली। तो गांव में जब लोगों को ये पता हो कि आप ठीक से देख नहीं पाते हैं और पहचानने में किसी को सक्षम नहीं है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो गांव के लोगों की तरफ से क्या आपको कोई मदद मिलती थी? उस टाइम हम बहुत छोटे होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2002 में चंडीगढ़ आ गए थे। उस टाइम तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको पता ही है कि जो बचपन होता है वो लापरवाह होता है, आपको कोई डर नहीं होता कि कहाँ से चोट लग सकती है हमें, हम कहाँ गिर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब याद नहीं है कि गांव के लोगों की तरफ से हमें कोई हेल्प मिली है या नहीं। हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हो मेरी, पर उस टाइम का जहाँ तक याद है कि हम लोग खुद ही अकेले कहीं ना कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी हेल्प की। बाकी जो हमारे छोटे भाई बहन और होते थे, ताया चाचा जी के बच्चे बेटियां, हम सारे मिलजुल के रहते थे, तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग ही हमारी मदद करते थे इधर उधर आने जाने में। जी। हरीमा जी, गांव के कुछ अनुभव आप भी बताइए, खट्टे मीठे। बहुत सारे अनुभव हैं। छोटे होते थे हम, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स बनते थे, आस पड़ोस के बच्चे या अपनी कज़न सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सबके साथ खेलते थे हम, तो बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम तो हमें इस चीज़ को हमने कभी फील ही नहीं किया था। तो फील तो हालांकि अब भी नहीं होता, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। पर उस टाइम जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब हमें साथ लेके चलते थे, सब ने कभी फील नहीं करवाया हमें, तो हमें इस चीज़ का कभी अंदाज़ा ही नहीं होता था कि हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है। अच्छा, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करती हैं, चंडीगढ़ में नौकरी करती हैं,
तो आपने जब परीक्षा दी तो क्या आप तुरंत आपको कामयाबी मिल गई थी? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं मास्टर्स कर रही थी सोशियोलॉजी में, जी। तब मैंने 2014 में हाँ 2014 के स्टार्टिंग में मैंने एग्ज़ाम दिया था SBI PO का। जी। वो एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर पाई थी। हम्म। तो उसके बाद 5-6 महीने बाद दोबारा से SBI क्लरिकल एग्ज़ाम निकला। तब उसके बाद मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए। मतलब मुझे ये फिक्स नहीं था कि मुझे किस बैंक में जाना, कुछ ऐसा सोचा नहीं था। जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की अच्छी नहीं थी इतनी। जी। तो उस टाइम ये था कि बस जॉब लग जाए। तो मैंने काफ़ी सारे बैंक्स के एग्ज़ाम दिए। तो मेरे एक पंजाब नेशनल बैंक का भी क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, और एक SBI का और एसोसिएट्स का दिया था, जो SBI के अदर बैंक्स थे उस टाइम। अब तो सभी मर्ज हो गए हैं। तो उसमें भी मेरा क्लियर हो गया था, बट फिर मैंने SBI ही ज्वाइन किया था। तो आप दोनों बहनें SBI में हैं, दोनों बहनें चंडीगढ़ में हैं, तो कैसा लगता है? सर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं PGI ब्रांच में पोस्टेड हूँ SBI की। तो मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जो मेरा स्टाफ है, मेरे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। और जो बाकी मेरे पास मेरे कस्टमर्स आते हैं, पब्लिक आती है, वो भी बहुत सपोर्टिव है। कभी मतलब ऐसा हमें लगता नहीं है कि काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उनकी वजह से ना कस्टमर भी बहुत सपोर्ट करते हैं जो काम करवाने आते हैं। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती भी है, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं कि हम मतलब जैसे मेरे पास काम है, तो अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर काम के लिए आ रहा है तो हमें उसका अकाउंट नंबर देखना पड़ता है। वैसे उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं कि हम फ़ोन से स्कैन करके पढ़ सकते हैं। पर हालांकि मतलब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को डील करना पड़ता है। अगर आप फ़ोन से एक एक अकाउंट को स्कैन करके रीड करेंगे, फिर उसका काम करेंगे, तो बहुत सारा टाइम टेकिंग हो जाता है ना। तो कस्टमर खुद ही अपना नंबर बता देते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी क्वेरी को सॉल्व कर देते हैं। और अगर कोई इलिटरेट पर्सन भी होता है लाइन में, कोई ऐसा बंदा हो जो अपना नंबर नहीं बता सकता, तो साथ वाला कस्टमर जो है उसको पता है कि मुझे ये दिक्कत है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, और वो बंदा भी नहीं बता पा रहा है, तो वो खुद ही हेल्प करते हैं। अब उनको इतनी मतलब समझ आ गई है कि इनको हमने हेल्प करना है। और बाकी स्टाफ भी मेरा बहुत ही सपोर्टिव है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे गार्ड्स हैं, चाहे मैसेंजर्स हैं या मेरे कलीग्स हैं, बाकी सीनियर्स हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आसमा जी, आप भी SBI में हैं, आपकी कौन सी ब्रांच है और बैंक में कामकाज का क्या अनुभव है आपका? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही हूँ अभी। मुझे 7.5 साल हो गए हैं। 2015 जून 2015 में ज्वाइन किया था मैंने। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सेक्टर 7 चंडीगढ़ की जो मेन ब्रांच है, सेक्टर 7। उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस ब्रांच में। लेकिन रिसेंटली अभी मेरी जो ट्रांसफ़र हुई है, जून में ट्रांसफ़र होकर मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 में आई हूँ। और अभी जो मेरा अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है। मैं एक मतलब अपने आप को एक सौभाग्यशाली, एक बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने का मौका मिला है। और दूसरी बात ये कि मैं चंडीगढ़ की जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी हमारी वेल एजुकेटेड लोग हैं, सबका थैंक्स करना चाहूँगी कि वो हमें इतने अच्छे तरीके से समझते हैं। कभी हमें फ़ील नहीं होने देते कि हमारे में कोई मतलब हमारे में कोई कमी है कि जिसकी वजह से हम लोग दूसरों से अपने आप को दूसरों से कम महसूस कर सकें। वो हमेशा हमें मतलब जैसे कि मेरी सिस्टर ने बताया कि अगर कोई कस्टमर ऐसे इलिटरेट आया है या जो पढ़ नहीं पा रहा, जिसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, होता है ना कि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो आई साइड थोड़ी वीक होने लग जाती है कि मैं चश्मा घर भूल आया हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो वो मतलब कहने से पहले ही वो खुद ही अकाउंट नंबर रीड कर देते हैं और दूसरे बंदे का, दूसरे कस्टमर का, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। और कलीग्स की तो बात ही कुछ और है। वो सब लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत, चाहे वो सेक्टर 7 की बात करूँ मैं या सेक्टर 14 की बात करूँ, बहुत अच्छा स्टाफ है हमारा और बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और क्या कहूँ, बस यही है कि मैं बहुत अच्छी जगह काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जी। आसमा जी, आपने शादी कर ली है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर मेरी शादी काफ़ी टाइम हो गया है, 5.5 साल हो जाएंगे अभी फरवरी में। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल सेक्टर में है, मतलब हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल में है। उनकी जो काम है बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में है, उनकी लैब पैथोलॉजिकल लैब है।
जी। वो डेली वहाँ जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। तो शादी के लिए आपने रजामंदी कैसे दी और आपने कैसे ये तय किया कि इसी लड़के से शादी करनी है? मेरी कोई वो रज़ामंदी नहीं थी इसमें, मतलब पॉज़िटिव वे में कि जो मेरे माता-पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सोचा वो बहुत अच्छा था। जी। तो बाकी हम लोग थोड़ा बहुत जानते थे इनकी फैमिली को, अच्छे अच्छे रिलेशन्स रहे हैं शुरू से ही। जी। तो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे हस्बैंड की नेचर भी बहुत अच्छी है। मेरे जो इन-लॉज़ हैं बहुत ही अच्छे हैं सारे। जी। तो आज तक वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है ऐसी। तो मेरा जो फ़ैसला था वो बहुत ही अच्छा है, और अपने पेरेंट्स पे भरोसा करके, जो वो कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए कभी भी गलत नहीं चूज़ करते। ठीक तो है। उनकी रज़ामंदी में मैंने हाँ में हाँ मिला के शायद बहुत अच्छा फ़ैसला किया। जी। हलीमा जी, आपने शादी नहीं की है अभी, क्या इरादा है आपका? सर अभी ऐसा कुछ खास मैंने सोचा नहीं है। बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा हुआ है, जो उसको सही लगेगा वही मंजूर होगा। नहीं, आपको किस तरह का लड़का चाहिए? जॉब में चाहिए या कोई बिजनेसमैन हो? सर ऐसा कुछ मतलब मैटर नहीं करती ये सब चीज़ें। अगर लड़का अच्छा हो, आपकी रिस्पेक्ट और केयर करने वाला हो, तो मतलब ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हमारे लिए ना, कि वो ऐसे गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत सारा पैसा हो उसके पास, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। बस ये है कि जो पर्सन हो वो रिस्पेक्ट करने वाला हो और आपकी केयर करने वाला हो। नहीं, देखो आप अब जॉब में हैं, नौकरी कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, तो माँ बाप का दबाव तो होगा कि बेटे जल्दी शादी कर लो। जी सर, वो देखते हैं अपनी तरफ से, वो भी कोशिश कर रहे हैं, पर वो ये है कि अगर कोई अच्छा उनको लगेगा सूटेबल मेरे लिए तो भी करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि आपके जो ब्रदर हैं, जो आसमा और हलीमा के बीच में आते हैं, उनको भी इसी आँखों की कुछ हाँ जी। प्रॉब्लम है, उनको भी यही दिक्कत है? हाँ जी, सेम प्रॉब्लम है उनको तो भी। उनका भी इलाज करवाया था? हाँ जी सर, हमारा तीनों का इलाज चला था। हाँ। करीबन पीजी हॉस्पिटल से ही जी। करीबन 8-10 साल हमारा ट्रीटमेंट चला था। तो बस एंड में आके डॉक्टर्स ने ही बोला था कि आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ डालिए इनको, बहुत अच्छे से स्टडी करवाइए, ये कुछ ना कुछ बनेंगे लाइफ में। तो उनकी वही बात सच हुई आज। तो भाई ने शादी कर ली है? नहीं, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो आप लड़की देख रहे हैं भाई के लिए? हाँ जी सर। कैसी लड़की चाहिए आपको? वो तो सर पेरेंट्स के ऊपर होगा, या ब्रदर को पता होगा उसको कैसे चाहिए। जी। आसमा जी, भाई क्या करते हैं आपके? सर मेरे ब्रदर की अभी लास्ट ईयर ही ज्वाइनिंग हुई है, पंजाब एमसी में है वो, आजकल नंगल पोस्टेड है। सरकारी नौकरी है उनकी? पंजाब गवर्नमेंट में है वो, स्टेट गवर्नमेंट में ना। तो आपको भाई के लिए कैसी लड़की चाहिए? सर वही बस जो हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, और मेरे भाई को अच्छे से समझ सके कि हाँ उसको किस तरीके की मतलब लाइफ चाहिए, आगे लाइफ पार्टनर होनी चाहिए उसकी। बाकी उसकी चॉइस और हमारे पेरेंट्स की चॉइस है, वो कि किस तरह की। नहीं, भाई से कभी बात हुई आपकी कि भाई भैया मैं आपके लिए कैसी लड़की ढूंढूं? नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। तो फाइनल माँ बाप करेंगे या आप दोनों बहनें करेंगी? नहीं, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा हमारे लिए उनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जब चंडीगढ़ में आए थे तो उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, आज शायद उन्हीं की मेहनत के बदौलत हमें इतना कुछ मिला है, इतना अच्छे से हम लोग अपनी लाइफ जो है मतलब अच्छी एक लाइफ का स्टेटस है हमारा, बहुत अच्छा है। मेरी जो मदर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वैसे तो हर पेरेंट्स जो है अपनी बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए सब करते हैं, लेकिन जो शायद मेरे पेरेंट्स ने किया, हमारे पेरेंट्स ने किया, वो शायद बहुत ही एक्स्ट्रा किया है। मेरी माँ ने हमें मतलब घरों में जाके सफाइयाँ कर कर के, लोगों के बर्तन साफ कर कर के पढ़ाया है हमें। और मेरे फादर ने वो जो रिक्शा रेडी होती है, 3 पहिया रेडी, वो चला चला के हमें यहाँ तक पहुँचाया है आज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाज में बहुत से दिव्यांग हैं, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें? देखो ऐसा है सर, एक्चुअली जो हम लोग हैं, जैसे अब मैं हूँ, मैं अगर अपने उससे ऊपर देखूंगी कि इस बंदे के पास आंखें भी है, पैर भी हैं, हाथ भी हैं, ये परफेक्ट है, लेकिन लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, तो
ये चीज़ तभी हम अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे अगर हम अपने से नीचे को देखेंगे कि जी। उसके पास ये चीज़ नहीं है। हम्म, तो कभी भी एक तो अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से बंदे से मत करो जी। कि जो कोई मतलब बिल्कुल ठीक है या आपसे ज़्यादा है। हमेशा अपने अपने आप को मतलब दूसरे से ऊपर समझो। हम्म, और यही है कि अब कभी भी मतलब अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, तभी आप लाइफ में खुश रह पाएंगे। और हमेशा उस चीज़ को सोचो जो भगवान ने आपको दी है, जो ऊपर वाले ने आपको दी है, ना कि उस चीज़ को देखना। एक बहुत ही फेमस बात है कि एक गिलास आधा है, मतलब आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस गिलास को खाली वाले हिस्से को देख रहे हैं या भरे हुए हिस्से को देख रहे हैं उसके। तो हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। शायद जैसी ज़िंदगी हमारी है, हम किसी का सपना हो, किसी की तमन्ना हो कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो, हमारे पास भी ये सब कुछ हो। जी। तो हलीमा, आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में, और आप जैसे जो समाज में और लोग हैं जिन्हें देखने में दिक्कत है या जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सोचते रहेंगे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ है तो हमें उसी के साथ जीना है, उसी के साथ रहना है। और अपने हौसले को कभी भी हमें मतलब नहीं वो होना चाहिए, हौसले हमेशा बुलंद रखने चाहिए। वो एक हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही फेमस पोएम है, उसकी लाइन है एक ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो हमें अपने हौसले को कभी भी नहीं झुकने देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और बाकी ये जो है कि अगर किसी को दिखता नहीं है या किसी को उसके पैर में प्रॉब्लम है या कानों से नहीं सुनता है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ये बाहर से दिखती है। तो कई बार उससे लोगों को ये होता है कि हमारा अगर इस चीज़ का, हमारी प्रॉब्लम का पता लग रहा है, उस चीज़ से कुछ लोग वो हो जाते हैं कि शर्म महसूस करते हैं ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, आज की लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम होगी, किसी को शुगर वाली बीमारी है, तो सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते हुए उसी के साथ जीना सीखे हर कोई, और उसको अपनी ताकत बना ले, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है लाइफ में। शुक्रिया आसमा जी। शुक्रिया सर आप लोगों का कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल के थ्रू लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। और दूसरी बात ये कि जैसे कि मेरी सिस्टर ने कहा कि जो हमें ऊपर वाले ने जो भी हमें प्रॉब्लम दी है, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते हुए अपनी एबिलिटी बनाएं, उसे अपनी क्षमता बनाएं, अक्षम ना बने और उस चीज़ के साथ जीना सीख लें। क्योंकि कोई भी ज़िंदगी जो है मतलब व्यर्थ नहीं है। जो भगवान की, जो ऊपर वाले बनाई हुई चीज़ है, वो कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। उसने बहुत सोच समझ के हमें बनाया है, हमें ज़िंदगी दी है, तो हमें उसको मतलब व्यर्थ नहीं गंवाना, उसको एक सफल ज़िंदगी बनाना है। हालिमा जी, आपका भी शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमें अपनी जो भी हमारी लाइफ की स्टोरी है वो सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लिसनर्स, आपके व्यूअर्स जो भी स्टोरी को देखेंगे, वो सभी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और सभी अपनी लाइफ में मतलब कभी भी निराश नहीं होंगे। तो ये थे दो बहनें, आसमा और हलीमा, जिन्होंने अपने हौसले हमेशा बुलंद रखे। उनका ये कहना है कि जो है उसको समझते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता तैयार करना चाहिए, बजाय दूसरों से तुलना करके दुखी होने के। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन हरजिंदर के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।